हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनिरुद्ध सिंह। तो बेसिकली आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट नंबर 3, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था पार्ट 1, दैट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड मैंने पढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो थोड़ा बहुत आप ये दोनों टॉपिक पहले पढ़ सकते हो, नहीं तो थर्ड वाले टॉपिक में कोई दिक्कत है हालांकि नहीं आएगी। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिलहाल डिप्रेशन वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज घटना। तो यहां हम सीखने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट कैसे घटता है। ठीक, तो और टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, तो दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। देखें डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। तो मान लेते हैं मेरे पास है कोई लिक्विड है, सपोज वाटर है। ठीक, ये मेरे पास टेम्परेचर है। तो ये कोई भी लिक्विड में, सपोज मैंने अगर वाटर यूज किया है, तो वो टेम्परेचर जिस पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फिर से सुन लो, वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इस लिक्विड की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, इस लिक्विड की सॉलिड स्टेट का मतलब ये लिक्विड किस में चेंज होगा, सॉलिड स्टेट यानी आइस में। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को करने से पहले कुछ मेन बात समझ लेते हैं, ताकि ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है ये कैसे बता दिया, क्या हो गया, सर से बाउंस जा रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है, क्या हुआ है। तो वही आपको सीखना है। ठीक है, देख, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक, ये मैं पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। दूसरी बात, वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली होता है। ठीक, तीसरी बात, वेपर प्रेशर डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के। तो अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो कहीं ना कहीं इन तीनों की आपको नीड पड़ेगी, ये ध्यान रखना। चाहे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस की बात कर लें तो कुल मिलाकर 3 पार्ट आपको याद होने चाहिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। ठीक, फिलहाल देखें ये डेफिनेशन क्या है, ये लिख लेते हैं। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में मैंने ग्राफ पढ़ाया था, वही ग्राफ है सेम, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, तो मैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींच रहा हूं। वेपर प्रेशर के लिए स्टैंडर्ड जो प्रेशर है दैट इज 180 है। ठीक, अब देखें, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो अगर टेम्परेचर घटाऊंगा तो वेपर प्रेशर घटना भी चाहिए। तो मान लेते हैं टेम्परेचर घटा रहा हूं, किसी का भी लिक्विड का मान लेते हैं, यहां से स्टार्टिंग है, टेम्परेचर घटा रहा हूं तो वेपर प्रेशर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। मान लेते हैं कोई सॉल्वेंट है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। ठीक बात है। इसी कहानी को जरा ध्यान से देखें, मेरे पास ये वाटर है, किस फॉर्म में, लिक्विड में। अगर मैं इसका टेम्परेचर घटा दूं तो ये लिक्विड किस में चेंज होगा, सॉलिड में। ये तो हम पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर घटाऊंगा तो लिक्विड किस में चेंज होगा, सॉलिड में। अब यहां देखें, टेम्परेचर घटा रहा हूं तो वेपर प्रेशर घट तो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली है, टेम्परेचर घटा रहा हूं तो वेपर प्रेशर घट तो रहा है, बट ये सॉल्वेंट यानी लिक्विड किस में चेंज होगा, सॉलिड में। तो मान लो इस पॉइंट पे ये सॉलिड में चेंज होने वाला है। ठीक है, अब देखें, लिक्विड और सॉलिड की बात करें, ऐसे रहता हूं, लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो आपको पता है कि सॉलिड है, वेपर प्रेशर जनरेट नहीं करते, तो ध्यान रखना सॉलिड भले ही है तो कुछ ना कुछ वेपर जरूर देता, भले ही हल्की फुल्की दे। तो सॉलिड भी वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, भले ही हल्का फुल्का हो। बट लिक्विड से कंपेयर करें तो लिक्विड से थोड़ा ये कम वेपर जनरेट करता है, मींस लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड से ज्यादा होता है। इसका मतलब है अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉलिड का वेपर प्रेशर कम है, तो लाइन नीचे जाएगी, क्योंकि वेपर प्रेशर यहां बढ़ रहा है तो यहां घटेगा। इसका मतलब है लिक्विड और सॉलिड में लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है। तो जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो वेपर प्रेशर की लाइन नीचे आ जाएगी। इसका मतलब है इस टेम्परेचर पर ये लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। तो मैं मान लेता हूं ये फ्रीजिंग पॉइंट यानी T1 हो गया किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए।
इसका मतलब है इस टेम्परेचर पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, और अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो जो वेपर प्रेशर सॉलिड का होगा वही वेपर प्रेशर किसका होगा, लिक्विड का। अब बात समझ में आ गई, ये डेफिनेशन। वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके ही सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जो कहानी ये है, तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब जो मेन काम है वो क्या है, हमें पता है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहां से हम पढ़ते आ रहे हैं सब कुछ, कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, बिकॉज उस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अब देखें, अगर मैं यहां से सॉल्यूशन की लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा है, कम है, तो लाइन नीचे से शुरू होगी और एक कहीं ना कहीं जाके यहां मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया सॉल्यूशन की लाइन। ठीक, और इस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन लिक्विड से किस में चेंज होगा, सॉलिड में, तो ये टेम्परेचर हो गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट। देखें, ये पूरी कहानी चलो समझ में तो आ गया भाई। पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो ज्यादा था किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है, यानी पहले सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा टी और ये एफ। डेल्टा टी का मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर और एफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब यही कहानी आपको बतानी है कि ये हुआ क्या है, कैसे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जो है वो कम हो गया है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। यही बात आपको बतानी है। देखें कि क्या कहानी यहां पे हुई होगी। सेम कहानी है जैसे हमने पीछे पढ़ी है। देखें, ये मान लेते हैं मेरे पास वाटर है, इस वाटर को मैंने हीट किया। हीट करने पर क्या होगा, वाटर से वेपर जनरेट होगी, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। यानी जब मैं इस वाटर को हीट करूंगा तो हीट करने पर वेपर निकलेगी, जितनी ज्यादा वेपर निकलेंगी उतना प्रेशर ये ज्यादा डालेंगी लिक्विड की सरफेस के ऊपर, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक, अब देखें, मैंने फिर से ले लिया बीकर, फिर से इसमें कौन हो गया, वाटर। अब की बार मैंने इसमें ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, अभी ये सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से देखें, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल मान लेते हैं ये रहे। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल वर्ड का मतलब क्या है, वो सॉल्यूट जो वेपर में चेंज नहीं होते। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कह रहा है ना तो मैं खुद वेपर में चेंज होऊंगा और ना वाटर के पार्टिकल तुमको वेपर में जाने दूंगा। यानी अगर मैं इसको हीट करता हूं तो हीट करने पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना तो खुद वेपर की फॉर्म में जाएगा और ना ही वाटर के पार्टिकल्स को वेपर की फॉर्म में जाने देगा। इसका मतलब है वेपर अब बड़ी मुश्किल से मिलेंगी कम। दो वेपर मैंने मान ली लेट किया है, तो ये हो गया वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब है जितनी ज्यादा वेपर बनेंगी उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे वेपर बनने में कोई इंटरफेयर किसी भी चीज का नहीं था, बहुत सारी वेपर आई हैं, वेपर प्रेशर ज्यादा है। जबकि इस केस में नॉन वोलेटाइल सॉलिड आपने डाल दिया तो उस केस में क्या हुआ है, ये ना तो खुद वेपर में आया है ना ही वाटर के पार्टिकल को इजीली वेपर में जाने दिया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वेपर कम आई। वेपर कम आने की वजह से वेपर प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। अच्छा, ये बात तो मैं समझ में आ गया। वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ का वेपर प्रेशर कैसा है, हाई है। यहाँ का वेपर प्रेशर कैसा है, लो है। तो अगर यहाँ का वेपर प्रेशर हाई है तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा। यहाँ का वेपर प्रेशर लो है तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा, क्योंकि डायरेक्टली है ना। ठीक, अब दूसरी बात, फ्रीजिंग पॉइंट जो हाई है वो किसका है, वाटर का, यानी प्योर सॉल्वेंट का। समझ आ रही होगी बात, वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका मैंने सिंबल क्या लिया है, T1। ठीक,
यानी प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका सिंबल मैंने क्या लिया है T1, सॉल्यूशन का मैंने सिंबल क्या लिया है फ्रीजिंग पॉइंट का T2। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हाई है प्योर सॉल्वेंट का एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे सारी कहानी क्या हुई है। अब मेन बात जो फोकस आपको रखना है, मैंने आपको पहले बताया था कि लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे मैंने बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सेम एज लाइक फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बात को समझे कैसे। फ्रीजिंग पॉइंट है, मैं कह रहा हूं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और आपने पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। यानी कुल मिलाकर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फोकस कहां है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। ठीक है, अब देखें वाटर है, वाटर में कटोरी में ले लो, एक बीकर में, बाल्टी में, टैंक में, फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसका मतलब है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अमाउंट कितनी भी लो। जबकि यहां देखें, अगर मैं इसी वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं तो वेपर कम आई, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा हो गया, कम। अब सोचो अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें और डाल दूं तो वेपर और कम आएगी, तो फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट का जो घटना है वो कहीं ना कहीं इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड है। बिकॉज जितने ज्यादा पार्टिकल आप डाल दोगे उतनी वेपर कम आएंगी, और जितनी वेपर कम आएंगी वाटर की उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घटना नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड है। दैट्स व्हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो आगे की कहानी अब शुरू करते हैं। आई थिंक यहां तक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप राइट डाउन करना चाहते हो तो कर लो। तो आई थिंक यहां आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखें, तो लेट freezing point of pure solvent, that is T1, freezing point of solution, that is T2। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अभी आपने पढ़ा T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हायर माइनस लोअर वैल्यू। ठीक, तो डिप्रेशन का मतलब डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सिंबल क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू T1 माइनस T2। ठीक है, मैं लिख देता हूं T1 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, T2 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तीनों बातें मैंने लिख दी। अब जो फोकस करने वाली बात है, यानी जहां से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो क्या चीज है। अगर न्यूमेरिकल में कोई भी डाटा यानी कोई भी सॉल्यूट अगर वाटर में डाला गया है, यानी सॉल्वेंट अगर आपका वाटर है, तो उस केस में आपको T1 नहीं दिया जाएगा। बिकॉज T1 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर मैं इसको वाटर ले लूं, लेट करो मैंने जो भी सॉलिड लिया है उसको वाटर में डिजोल्व किया है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन। तो ये आपको नोन है ना, अगर ये आपको नोन है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट वो आपको देगा क्यों, इसलिए T1 आप नहीं ढूंढोगे अगर इन केस वाटर आपको दिया गया है तो, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो कुल मिलाकर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, उसमें वाटर प्रेजेंट है, और वाटर है तो T1 आपको नहीं दिया जाएगा, T1 आपको खुद पुट करना पड़ेगा, यानी 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वाटर के अलावा कोई अदर सॉल्वेंट है तो उस केस में आपको वो T1 की वैल्यू देगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखें एक्सपेरिमेंटली डेल्टा TF डायरेक्टली होता है मोलैरिटी के। ठीक है,
मोलैलिटी यानी सिंबल हो गया स्मॉल एन, डायरेक्टली का साइन हट जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज के एफ इंटू मोलैलिटी। अब ये के एफ क्या है, के एफ है मोलल। मोलल क्यों आया है, क्योंकि ये मोलैलिटी है। मोलल और टॉपिक का नेम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक। या इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्रायोस्कोपिक टेक्निक है जहां से हम फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, मींस निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए के एफ की बात करें तो के एफ फॉर वाटर, तो वाटर के लिए के एफ की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ध्यान रखना, जब मैंने पढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने बताया था के बी जो है कांस्टेंट जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है किसकी, सॉल्वेंट की। तो के एफ भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा किसकी, सॉल्वेंट की। ये सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं होता, ध्यान रखना। यानी के एफ की जो वैल्यू होती है वो सॉल्वेंट के लिए होती है और वाटर के लिए के एफ की वैल्यू 1.86 है। तो वाटर के अलावा अगर मैं कोई अदर सॉल्वेंट यूज करता हूं तो उस केस में के एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी हर एक डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट के लिए के एफ की वैल्यू डिफरेंट होगी, बट फॉर वाटर 1.86 वैल्यू होगी किसकी, के एफ की, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं, मोलैलिटी की वैल्यू पुट करनी है, बाकी और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी सभी ने पढ़ा है कि मोलैलिटी बेसिकली होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सबको आता है, कोई बड़ी कोई चीज नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स जो है सॉल्यूट के, उसका सिंबल क्या होता है, एन, यानी मोल्स का सिंबल क्या होता है, एन, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब ये जो एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू है, एन सभी ने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो एन निकालने का तरीका है डब्ल्यू ओवर एम। डब्ल्यू का मतलब क्या है, गिवन वेट इन ग्राम, और एम का मतलब क्या है, मोलर मास। तो अब ये एन की वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू एन क्या है, डब्ल्यू ओवर एम, तो डब्ल्यू ओवर एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक। तो यह आ गया मोलैलिटी। अब इस मोलैलिटी की बात करें तो कैपिटल डब्ल्यू मेरे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, किस चीज में, केजी में। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है मेरा केजी में। मोलैलिटी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपने कर लिया होगा, मैं मोलैलिटी की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, ठीक है। कहां पुट करें, देखें यहां पुट कर देते हैं, ठीक। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी क्या है, डब्ल्यू ओवर एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ओवर एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और ये किस चीज में है, केजी में, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक केस तो बन गया ये केस कब यूज होगा, जब आपके पास जो सॉल्वेंट है वो किस चीज में हो, केजी में। यानी ये वाला केस आपको तब लगाना है जब सॉल्वेंट आपको केजी में दिया हो, ठीक। अगर आपके पास सॉल्वेंट ग्राम में है तब डेल्टा टीएफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जब आपका सॉल्वेंट ग्राम में होगा। तो ये दो केस हो गए, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्वेंट किस चीज में, केजी में, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो किस चीज में, ग्राम में। तो आई थिंक ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। जहां की अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो आपने पढ़ा था जब प्रीवियस लेक्चर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां डेल्टा टीएफ की जगह था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक। एफ की जगह बी था डेल्टा टीबी केबी, डेल्टा टीबी केबी, डेल्टा टीबी केबी। तो कुल मिलाकर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लगभग एक जैसे ही है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन का फर्क है, बाकी और कुछ नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट एक जैसे ही है, ठीक है। अब यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं कि न्यूमेरिकल आपको कैसे कैसे सोल्व करने हैं और किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए
तो एक तो हमारे पास आ गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, एक तो ये आ गया। दूसरा क्या आया है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू T1 माइनस T2। ठीक, तीसरा क्या आया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल किस चीज में है, केजी में, यानी किलोग्राम में। ये दोनों किसके लिए हैं, सॉल्यूट के लिए है, और ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। तो कंफ्यूज मत होना जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब। ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्यूट के लिए है और ये वाला पार्ट किस चीज के लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। ठीक है, दूसरा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू जब ग्राम में हो। देखें, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि 1000 कहां से आया है, तो जब ये ग्राम में है तो ग्राम को केजी में चेंज करोगे तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 केजी होता है। ठीक, तो 1 ग्राम की वैल्यू यहां रख दोगे तो 10 की पावर माइनस 3 ऊपर आके प्लस 3 यानी 1000 आ जाएगा ऊपर। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, नहीं तो बाकी सबको पता ही है। ठीक है, बट फिर भी ध्यान रखना, यहाँ पे ग्राम में मैंने 1000 क्यों लिया है, बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 केजी होता है। मैं यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 केजी लिख दूंगा, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर आके प्लस 3 हो जाएगा यानी 1000 हो जाएगा, तो डब्ल्यू केजी में चेंज हो जाएगा यानी ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहां से ये जो मैंने सारा पार्ट लिखा है, इन सभी से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ये ध्यान रखना। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा एक बात और ध्यान रखेंगे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ाई है कि जब चेंजिंग टेम्परेचर हो, टेम्परेचर बढ़ा या टेम्परेचर घटा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना या फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, जब चेंज की बात करते हैं तो उस केस में सेल्सियस और जो केल्विन की जो वैल्यूज होती हैं वो सेम रहती हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है, इतना बढ़ गया है, तो सेल्सियस में भी 4 रहेगा, केल्विन में भी 4 रहेगा, यानी 4 सेल्सियस में भी माना जाएगा और 4 केल्विन में भी माना जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन मान लेते हैं, आपके पास दिया है कि कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट and freezing point of solution when 342 gram of cane sugar dissolve in 1 kg of water. ठीक, Kb for water, Kf for water is 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते देखें। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी एफ आपको निकालना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सिंबल क्या होता है, डेल्टा टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एक आपको ये निकालना है, यानी कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी T2 निकालना है। ठीक है, अब एक बात सुनो, ये सारा जो काम है वो किस चीज में हो रहा है, पानी में। सारा काम किस चीज में हो रहा है, पानी में हो रहा है। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। और हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट अगर 273 है तो सॉल्यूशन जब बनेगा, कैन शुगर जब डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट 273 से कम आएगा, यानी आंसर 273 से कम होना चाहिए। क्लियर हो गई होगी बात अब आपको कि बिना सॉल्व करे जो सॉल्यूशन का आंसर है वो लगभग कितना आना चाहिए, यानी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लगभग कितना आना चाहिए। फिर भी करके देख लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए आपको। ठीक है, देखें व्हेन 342 ग्राम, इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ हैंडल करते हैं। देखें ये बीकर है, तो बीकर में क्या कर रहा है, कैन शुगर डिजोल्व कर रहा है पानी में। तो ये मेरे पास वाटर हो गया, इसमें हम क्या डाल रहे हैं, कैन शुगर। कैन शुगर हम कितना डाल रहे हैं, 342 ग्राम। ठीक, कितने वाटर में डाल रहे हैं, 1 केजी वाटर में। तो वाटर हो गया 1 केजी। तो कैन शुगर कौन है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के लिए छोटा W
सॉल्वेंट कौन है, पानी, तो पानी के लिए बड़ा W यानी कैपिटल। तो दोनों वैल्यू आ गई। दूसरी बात, इन दोनों की वैल्यू आने के बाद m क्या है, मोलर मास। फिलहाल क्वेश्चन करने में आप ये भी ध्यान रखोगे कि जो वाटर आपके पास है वो किस चीज में, केजी में, यानी कैन शुगर जब आप डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में तो सॉल्वेंट किस चीज में, केजी में, इसलिए मैं ये वाला केस यूज करता हूँ। 1000 नहीं आएगा। अगर ये वाटर ग्राम में दिया होता तो उस केस में आपको ये सेकंड वाला केस यूज करना पड़ता। ठीक है, अब देखें स्मॉल m का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, कैन शुगर। तो कैन शुगर क्या होता है, C12H22O11। C का मास क्या होता है, 12, तो 12 इंटू 12 144 प्लस एक H का मास क्या होता है 1, तो 22 का कितना होगा 22 प्लस O का जो मास होता है वो कितना होता है 16, तो 16 इंटू 11 176, तो जोड़ के आ जाएगा 342। तो ये आ गया मोलर मास किसका, कैन शुगर का। तो मोलर मास कैन शुगर का आ गया 342। सारा डाटा आपके पास है, रख दो यहाँ पे। ठीक है, देखें यहां कर देता हूं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, यानी ये केस यूज कर रहे हैं, इंटू W अपॉन M इंटू कैपिटल W। ठीक, तो डेल्टा TF पहले मुझे निकालना है, तो ये हो गया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। KF की वैल्यू क्या दी हुई है 1.86 इंटू W छोटा वाला कितना है 342 अपॉन मोलर मास कितना आया है 342 इंटू कैपिटल W कितने में डाला हमने 1 kg में 1। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1.86। तो आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्यों ना मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डीप लेके जाऊं ताकि आपको कहानी समझ में आए, ये निकाला क्या है, क्या कर रहे हैं। सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, आप जो भी न्यूमेरिकल कर रहे हो वो कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट कर पाओगे वो ही सिखाने वाली बात है। रटने से कोई मतलब नहीं है। आंसर आ गया कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया नंबर भी आ गए कोई दिक्कत नहीं, बट जो आंसर आया है वो कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट कर पा रहे हो वो भी तो सीखने वाली बात है। इसलिए आप इस न्यूमेरिकल को कोई भी हो, ये हो चाहे अदर चैप्टर्स की हो, आप रिलेट करना सीखें तो बेटर रहेगा। जैसे मेरे पास ये आंसर 1.86 आया है, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, और अदर जो चीजें होंगी वो मुझे क्या बताना चाह रही है। ठीक है, देखें तो फिलहाल मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या होने वाला है। तो फिलहाल डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 1.86। चलो एक चीज तो आ गई, ये आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.86। अब निकालना क्या मुझे T2 यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकालना है, तो मुझे पता है डेल्टा TF क्या है T1 माइनस T2। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T1 माइनस T2। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। जो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन नहीं है, T1 की वैल्यू दी नहीं है। और T1 क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि मुझे पता है कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक, और ये डेल्टा TF क्या है चेंज इन टेम्परेचर यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चेंज इन टेम्परेचर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में मान सकता हूँ या केल्विन में मान सकता हूँ। ठीक है, देखें तो डेल्टा TF की वैल्यू होगी 1.86 इज इक्वल टू T1 क्या है, T1 है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। कितना है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273, या फिर मैं 0 डिग्री सेल्सियस रख सकता हूं माइनस T2। ठीक है, इसको यहां लिया तो T2 इज इक्वल टू, इसको यहां लिया तो 273 माइनस 1.86। तो अब देखें 273 में से 1.86 हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया 4 1 1 ये आ गया। 10 में से गए 4, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 7 और 2। तो ये आ गया T2 इज इक्वल टू 271.14। तो ये आ गया मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब बात आती है इसको रिलेट करने की कि क्या सीखने वाले हैं, ये T2 क्या बता रहा है। अब देखें फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, ये हमने भी पढ़ा स्टार्टिंग में। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या पढ़ा था T1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किससे T2 से।
कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए, कहाँ, यहाँ लिख देते हैं। T1 की वैल्यू ज्यादा होती है T2 से, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है प्योर सॉल्वेंट का वो ज्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन से। तो मुझे पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम ही आएगा। तो आंसर क्या, हिंट मुझे पता लग चुका है कि आंसर 273 से कम होना चाहिए। दूसरी बात, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 आया है, ये क्या बता रहा है? तो ये क्या बता रहा है इसके लिए पहले मैं इसको रफ कर दूं। आई थिंक ये सब आपने कर लिया होगा, इतना पोर्शन में रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, ये डेल्टा TF इजिकल टू 1.86 मुझे क्या बता रहा है? ये बता रहा है जब वाटर था तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट था 273। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, जब मैं इसमें डाल दूंगा कैन शुगर, और वो भी कितना, 342 ग्राम। तो जब मैं ये वाला कैन शुगर डाल दूंगा तो डालने के बाद अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आ रहा है? ये कह रहा है जब मैं इतना कैन शुगर डालूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना घट जाएगा, यानी 1.86 घट जाएगा। 342 ग्राम कैन शुगर जब मैं इस वाटर में डालूंगा तो इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 ये घटा देगा, और ये घटा देगा तो अब कितना फ्रीजिंग पॉइंट बच गया? तो 273 में से 1.86 इसने घटा दिया तो कितना रह गया? अभी देखा आपने, 271.14 रह गया। जब आपने कैन शुगर इसमें डाला तो अब ये वाला बीकर कौन बन गया? सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271.14 आ गया है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 था जब मैंने कैन शुगर डाला। कैन शुगर कह रहा है मैं 342 ग्राम अगर डल जाऊं तो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 घटा दूंगा तो बचा कितना? 273 में से 1.86 घटा दो, इतना बच गया। तो पता लग गया कि ये T1 रहा, पता लग गया सॉल्यूशन T2 रहा। तो देख सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट पहले 273 था, अब 271.14 हो गया, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो T1 ग्रेटर देन T2, और 342 ग्राम डालने पर इसने 1.86 फ्रीजिंग पॉइंट घटाया है इस वाटर का, तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TF। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चन क्या था, और आगे इस पर बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको कैसे रिलेट कर पाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है, कैन शुगर कह रहा है मैं 342 ग्राम हूं तो 1.86 घटा दूंगा, और अगर मेरी अमाउंट बढ़ा दोगे तो और घटा दूंगा, अमाउंट और बढ़ा दोगे तो और घटा दूंगा, यानी तुम्हारे सॉल्यूशन का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिसाइड करूंगा मैं। दैट मीन्स इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इसके अमाउंट पे यानी इसके पार्टिकल्स पे डिपेंड है कि कितने हैं। दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। ठीक, फिलहाल तब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो कुछ तो कर लो। आई थिंक हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे, देखें। तो मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है, 180 ग्राम ग्लूकोज। ठीक, इसको हमने डिसॉल्व किया 1 kg वाटर में। ठीक, डिसॉल्व करने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक, और अगर मैं बात करता हूं 60 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व कर देता हूं 1 kg वाटर में, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। इसी में एक क्वेश्चन और छिपा हुआ है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इजिकल टू क्या होता है, KF इनटू मोलैलिटी। ठीक, ये हमने पढ़ा है। मोलैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी ये ना, पर केजी यहाँ भी है, यानी 1 kg तो फिक्स है। तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, W/M चाहिए। ठीक है,
देखें फिलहाल मोलरिटी यानी W अपॉन M इंटू कैपिटल W, वो भी किस चीज में है, ये केजी में। और सभी को पता है W अपॉन M ये कौन है, सॉल्यूट है, और कैपिटल W कौन है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अब करना शुरू करते हैं दोनों के लिए। देखें तो डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू M है, मोलरिटी निकाल लेते हैं। W छोटा वाला कितना है 180 अपॉन मोलर मास किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है C6H12O6, एक C का मास 12 इंटू 6 72, 12, एक O का 16 तो 6 का 96, जोड़ के 180 आ जाएगा। तो ये हो गया 180 इंटू कैपिटल W। कैपिटल W कितना है 1 kg, ये कैपिटल W है, ध्यान रखना। ये स्मॉल w है, ये स्मॉल w है, और ये कैपिटल W है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिलहाल इससे कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। चलो ठीक है, इसके लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू M है। सेम कहानी है, यहां भी मुझे ये करना पड़ेगा, मोलैलिटी यानी W अपॉन M इंटू कैपिटल W kg में, ठीक है। अब देखें यहाँ W छोटा वाला कितना है 60 अपॉन मोलर मास किसका, यूरिया का। यूरिया क्या होता है NH2CONH2, ठीक है। तो ये हो गया NH2CONH2, N का मास कितना होता है 14 प्लस 2 प्लस C का 12, O का 16, N का 14, H का 2, जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 60 इंटू कैपिटल W कितना हो गया 1 kg, तो ये भी कट पिट के कितना आ गया 1। इसका मतलब मोलैलिटी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ 1 आ गई, मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ भी 1 आ गई, ठीक है। तो अगर ये मोलैलिटी की वैल्यू दोनों 1 को मैं यहाँ पुट कर दूं, यहाँ और यहाँ, तो क्या आ गया डेल्टा TF इजिकल टू KF। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो मोलैलिटी है उसकी वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा डेल्टा TF इजिकल टू KF। इसका मतलब है KF की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। सेम यहाँ भी KF की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू कितनी होगी, मतलब उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा TF की। तो इसका मतलब है, अगर बात करता हूँ इन केस ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए KF की वैल्यू कितनी होती है 1.86। तो ध्यान रखना यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.86, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 1.86। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो मेन चीज है, ठीक है, वो क्या है देखें। मैं ऊपर वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ, आई थिंक ये आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो पहले आप कर लें। थोड़ा सा देखना चाहो तो देख लो, ठीक। बाकी मैं आपको यहां से कंटिन्यू करता हूं कि यहां से क्या बात निकल के आती है। देखें तो ऊपर वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या कहानी है। देखें मोलैलिटी की वैल्यू यहां पे कितनी आई है 1, तो क्या आया डेल्टा TF इजिकल टू KF आया। इस वाले केस में भी क्या आया, मोलैलिटी की वैल्यू 1, तो डेल्टा TF इजिकल टू KF आया। यानी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक। देखें अगर मैं बात करता हूं मोलैलिटी की वैल्यू 1 रख दूं इस केस में, तो डेल्टा TF इजिकल टू KF आ जाएगा। ये सेम, ये किसका था, ग्लूकोज की कहानी थी, और ये किसकी थी, यूरिया की कहानी थी, ठीक। तो मोलैलिटी की वैल्यू 1 रख दूंगा तो डेल्टा TF किसके इक्वल है, KF के। अब देखें मोलैलिटी की जो वैल्यू 1 है ये क्या बता रही है, ये बता रही है मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। यानी 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 1 मोल सॉल्यूट को तुमने डिसॉल्व किया है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है।
तो जैसे मैंने पढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कि केबी क्या होता है, तो यहाँ पे कौन है केएफ। तो जैसे मैंने वहां पे केबी डिफाइन किया है, ऐसे ही मैं यहाँ पे केएफ डिफाइन कर रहा हूं कि अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज केएफ या डिफाइन केएफ, तो केएफ का मीनिंग क्या है। अगर मैं 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा तो जो भी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा दैट इज नोन एज केएफ। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। 1 मोल सॉल्यूट को जब मैं 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा तो जो भी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा दैट इज नोन एज केएफ। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना मोलैरिटी की वैल्यू जब भी 1 आएगी तो उस केस का मतलब क्या होगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ होगा, यानी ये टर्म आ जाएगा। और ये टर्म बता रहा है मोलैरिटी की वैल्यू 1 ये एक्सप्रेस कर रही है कि 1 मोल सॉल्यूट को आपने 1 kg सॉल्वेंट में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो भी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ उसी को हमने क्या बोला, केएफ बोला, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोला या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला। तो यहां तक बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। अब हम शुरू करते हैं क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केएफ। ठीक है, सेम है जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा है, केबी की यूनिट वैसी केएफ की यूनिट होगी। देखें तो मेरे पास है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैरिटी। ठीक, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। ठीक, मुझे केएफ की यूनिट चाहिए तो मोलैरिटी को नीचे ले आओ, तो डेल्टा टीएफ अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू केएफ। डेल्टा टीएफ का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो केल्विन या सेल्सियस किसमें भी आप रख सकते हो, मान लेते हैं केल्विन में रखा, अपॉन मोलैरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर केजी इज इक्वल टू क्या आ गया, केएफ। अब मोल क्योंकि प्लस में है तो ऊपर आके माइनस, केजी माइनस में तो ऊपर आके प्लस, तो ये आगे केएफ की यूनिट। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, केएफ फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यानी ये। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या होती है केएफ की। ये कभी कभी बोर्ड में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ केएफ, और वहां पिछले टॉपिक में क्या था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी। ठीक, तो इस पर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए तो क्वेश्चन मान लेते हैं कुछ ये है, 1 मोलर आपको दिया गया है सपोज ग्लूकोज, और 2 मोलर आपको दिया गया है कैन शुगर। ठीक है, और पूछा क्या है, पूछा यह है फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट किसका होगा दोनों में से। ठीक है, तो दोनों में से फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा ये आपको पता करना है। देखें, हमने अभी पढ़ा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, केएफ इंटू मोलैरिटी। केएफ क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों के लिए जो कांस्टेंट रहेगा वो तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बच गया, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली है किसके, मोलैरिटी के, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। मोलैरिटी किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी, इसकी 1 दी गई है, इसकी 2 दी गई है, इसका मतलब इसके लिए डेल्टा टीएफ डायरेक्टली मोलैरिटी, इसके लिए भी डेल्टा टीएफ डायरेक्टली मोलैरिटी। अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो मोलैरिटी इसकी 1 है, आपने यहाँ पे 1 पुट किया, मोलैरिटी 2 है, यहाँ पे आपने 2 पुट किया। तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो वैल्यू ज्यादा हो गई, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मैं 1 यहाँ पे पुट कर दूं तो 1 यानी कम है, तो डेल्टा टीएफ भी कम होगा। तो आप बोलोगे कि फ्रीजिंग पॉइंट जो ज्यादा है वो इसका हो गया, यानी सेकंड वाले का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो ज्यादा है, यानी 2 है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू ज्यादा होगी। बट जो आंसर है वो पहला वाला है। अब आंसर फर्स्ट वाला क्यों है ये समझने वाली बात है। देखें, डेल्टा टीएफ का मतलब क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, यानी इस एम की वैल्यू यानी मोलैरिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली है। इसका मतलब है अगर एम की वैल्यू ज्यादा होगी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन उतना ज्यादा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। ध्यान रखना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। तो एम की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू ज्यादा है, ये तो दिख रहा है। बट डेल्टा टीएफ का मतलब क्या है, मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, तो m की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा TF की वैल्यू ज्यादा होगी, और डेल्टा TF का मतलब है डिप्रेशन, और डिप्रेशन का मतलब है घटना, तो उतनी वैल्यू घट जाएगी। यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो हाईएस्ट होगा फिर वो किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। इसका मतलब है कि इन दोनों में से फ्रीजिंग पॉइंट जो ज्यादा निकल के आएगा वो निकल के आएगा पहले वाले का, जबकि देखने में लगता है सेकंड वाले का। तो अब ध्यान रखना, फर्स्ट वाले केस का फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा और सेकंड वाले का लोवेस्ट होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्स है किसके, m के। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो जितना ज्यादा मोलैलिटी होगी उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वही कहानी है। और जितना m कम होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप भूलोगे नहीं, वेपर प्रेशर डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के, एक ये फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर डायरेक्टली होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, ठीक, और वेपर प्रेशर इनवर्स होता है बॉइलिंग पॉइंट के, एंड फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्स होता है मोलैलिटी के, ये ध्यान रखना। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उतना घट जाएगा। जबकि मुझे हाईएस्ट चाहिए तो अमाउंट कम है तो डेल्टा TF कम होगा, डेल्टा TF कम होगा यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कम हुआ है, इसके कंपेरिजन में तो ज्यादा ही है, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है। ठीक है, दूसरी बात, हालांकि KF कहां से आया है ये 12th लेवल पे नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कहां से आया, कैसे आया है। ठीक है, आप ध्यान रखना बस। देखें, KF इजिकल टू होता है MR/TF स्क्वायर अपॉन डेल्टा फ्यूज H इंटू 1000। तो अब ध्यान रखना KF क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, सॉल्वेंट की, भूलना मत। KF प्रॉपर्टी किसकी है, सॉल्वेंट की। तो यहाँ पे जो सारा डाटा है वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, M का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R का मतलब हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, डेल्टा TF जो आपके पास है, TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF का स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे बाद में, डेल्टा फ्यूजन H, इसका मतलब है मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो अगर आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया होगा तो वहां मैंने KB कैसे निकालते हैं वो बताया है, सिमिलर है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे कैसे पुट किया है। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि डेल्टा फ्यूज H यानी फ्यूजन, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मोलर मास। तो अगर आपको डेल्टा फ्यूज H यानी ये नहीं दिया गया है तो उस केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया होगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक, अब क्या क्या आपको करना है, देखें, मुझे पता है KF फॉर वाटर, वाटर के लिए KF की वैल्यू कितनी होती है 1.86। ठीक है, अब देखें यहाँ क्वेश्चन ये है कि आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर यानी बेसिकली आइस, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है पॉइंट यानी 0.3। ठीक, और आपको दिया गया है गैस कांस्टेंट 8.314। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है ये आपको पता है यानी TF, तो TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर, तो TF की वैल्यू कितनी है 273। ठीक, तो अब अगर मैं यहां से KF की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कैसे कैसे निकालेंगे, देखें, KF इज इक्वल टू MR/TF स्क्वायर, MR/TF का स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी ये दिया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ध्यान रखना LF का मतलब क्या है, लेटेंट
हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां से मैं डेल्टा एच फ्यूज की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो फिलहाल मैं इसकी जगह यहां पे क्या पुट कर दूं, इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूं ना, यानी एम आर टी एफ स्क्वायर, इतना पार्ट सेम है, नीचे डेल्टा फ्यूजन एच है, तो इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू यहां रख सकता हूं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मोलर मास और इनटू यहां पे 1000 है। तो कुल मिलाकर अब देखें, इस m से ये m तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, आर टी एफ स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू 1000। ठीक, अब आर की वैल्यू ये रही 8.314 इंटू टी एफ का स्क्वायर, तो फ्यूजन यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273 का स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की 0.3। तो ध्यान रखना, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये बेसिकली किस चीज में, किलो जूल पर ग्राम में। तो किलो जूल को मैं जूल में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल में। तो मैं किलो जूल को जब जूल में चेंज करूंगा तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, यानी 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 3 जूल। ठीक, इंटू 1000। तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो के एफ की वैल्यू आ जाएगी 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक, तो फिलहाल आप ये ध्यान रखना कि ये के एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये हो गया हमारे पास टॉपिक क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको कुछ भी पार्ट अगर इसमें समझ में नहीं आया है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो।